वाइस चेयरमैन सर, काफ़ी सदस्यों ने इस गंभीर मामले के बारे में अपना चिंता जताई है। खास करके नरेश अग्रवाल जी ने जो मुद्दा उठाया और उस मुद्दे के ऊपर ध्यानाकर्षण किया, तो मैं उनको और बाकी सदस्यों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इस दवाइयों का उपलब्धता और उसके दामों के बारे में केवल भारत सरकार नहीं, देश के कई राज्य सरकारों ने भी, प्रदेश सरकारों ने भी इसके बारे में कई पहल किए हैं। यानी 17 प्रदेश सरकार अपने सभी सरकारी अस्पतालों में और प्राथमिक केंद्रों में उचित मूल्य यानी उचित दवाइयाँ मुहैया करने का उन्होंने योजना बनाई है। और सभी प्रदेशों से हमारे फार्मा डिपार्टमेंट ने बातचीत भी किए हैं। बाकी प्रदेशों ने हमको आश्वस्त किया है इस साल के अंत तक बाकी प्रदेशों ने भी ऐसे फ्री मेडिसिन देने का उन्होंने योजना बनाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में शुरू किया है, बंगाल ने शुरू किया है, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, राजस्थान चला रही है और अच्छे तरीके से हमारे तमिलनाडु में वहाँ के सरकार चला रही है। ऐसे कई सरकारें चला रही, यानी 17 सरकारें चला रही। उन सभी सरकारों को इस सदन के द्वारा मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और साधुवाद भी देना चाहूँगा। मित्रों, यानी ये हमारे सम्मानीय सांसदों को मैं कहना चाहूँगा, इस हाउस को कहना चाहूँगा, यानी ये हमारे एनपीपीए के द्वारा, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा हम ये दवाइयों का दाम नियंत्रण के एक प्रक्रिया करते हैं। उस प्रक्रिया के तहत अब तक 895 दवाओं का हमने दाम घटाए हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, इसके कारण 4,988 करोड़ का लाभ कंज्यूमर को, ग्राहकों को मिला है। यानी पूरा देश में ऐसे बेसिक फॉर्मुलेशन 3,000 है और उसके ऊपर 19,000 उसका अलग अलग डोसेज होते हैं और उस डोसेज के हिसाब से ये 15% होगा, 20% होगा, ये अपने जगह पर है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय जी आपके द्वारा, यानी 2011 में जब हमने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तय किया, 530 दवाइयों का दाम नियंत्रण करने के लिए 24 महीने लगे थे। लेकिन अभी 2015 में जब हम एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट बनाए तो 3 महीने में 404 दवाइयों का हमने दाम नियंत्रण किया। इसमें कार्डियोवैस्कुलर है दवाइयाँ है, एंटी डायबिटिक दवाइयाँ है, एंटी HIV दवाइयाँ है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाइयाँ है, एंटी कैंसर दवाइयाँ है, एंटी इन्फेक्टिव दवाइयाँ है और यानी जो CNS संबंधी रोग है उसके लिए दवाइयाँ है, वो भी दवाइयाँ है। वाइस चेयरमैन सर, जो ओवर प्राइसिंग करते हैं ऐसे कंपनियों के ऊपर हमने कार्रवाई किया है। आज तक 1,435 कंपनियों को हमने डिमांड नोटिस दिया है और 4,929 करोड़
48 लाख रुपए का डिमांड नोटिस हमने रेज किया है और इस डिमांड नोटिस के तहत 386 करोड़ रुपए हमने अमाउंट रियलाइज किया है और बाकी 3,700 करोड़ रुपए लिटिगेशन में है, उसको हम परस्यू कर रहे हैं। और हमारे माननीय सांसद तिरुचि शिवाजी ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में और बाकी सदस्य भी इसके बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये 2008 में शुरू की गई, यानी पूरा देश भर में जेनरिक मेडिसिन मुहैया करने के लिए उसका 3 प्रिंसिपल्स रहा, यानी ऑथेंटिसिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, यानी 3A का एक प्रिंसिपल। उसके तहत यानी जेनरिक मेडिसिन मुहैया करे और जो आज के दिन में ब्रांडेड जेनरिक का दाम है और पेटेंटेड ब्रांड मेडिसिन है उससे 10%, 20%, 30% दामों में ये जेनरिक मेडिसिन मुहैया करे। इसके लिए जेनरिक दुकानें, जेनरिक मेडिसिन का केंद्र शुरू किया गया, लेकिन 2014 तक केवल मात्र 100 केंद्र ऐसे शुरू कर पाए। लेकिन इस बजट में माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस बजट में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 3000 केंद्र हम शुरू करेंगे ऐसे घोषणा की और पिछले केवल मात्र 3 महीने में हमने 250 से ज्यादा इसको ऐड किया है। आज के दिन में केवल 100 नहीं 350 जन औषधि केंद्र हम शुरू कर चुके हैं। उसके साथ अन्य प्रदेशों के साथ और अन्य संस्थाओं के साथ और 3000 जेनरिक दुकान शुरू करने का हमने MOU भी कर चुके हैं। इसलिए आप सबके द्वारा यानी इस सदन के द्वारा मैं सभी प्रदेश सरकारों से भी निवेदन करता हूं, कई स्वयं सेवा संगठनों से भी मैं निवेदन करता हूं, यानी भारत सरकार के साथ वो MOU करे जेनरिक दवाइयों के बारे में, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के केंद्र खोलने के लिए और जहां मुफ्त में दवाई मुहैया कर रहे कोई प्रदेश वो डायरेक्टली मार्केट से न ले वो दवाइयाँ ये जेनरिक मेडिसिन का हमने जो व्यवस्था किया है, जो मार्केट प्राइस से 30% दाम में मिल जाता है उससे वो ले, ये भी हम आग्रह करना चाहेंगे। और PSUs के बारे में कई मेंबर यहां रेस किया। मैं आप सबको माननीय वाइस चेयरमैन साहब के द्वारा एक खुशखबरी कहना चाहूंगा। सभी PSUs को चलाने का मकसद भारत सरकार का है, कोई PSU हम बंद नहीं करना चाहेंगे। IDPL और HAL का की दवाई योजना के तहत आप जन औषधि योजना के तहत 3000 सेंटर खोलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अगर आपको लिख के भेज दे कि हमारे हर जिले में आप 1 सेंटर खोल दीजिए, तो आप खोलने को तैयार हैं? हम उत्तर प्रदेश में हर जिले में 1 नहीं 100 से अधिक केंद्र खोलने के लिए तैयार हैं। If the states ask, will you respond? That is the question. मंत्री जी, it is not Uttar Pradesh. If any other state, कोई स्टेट आपसे पूछा तो क्या वैसे रिस्पांस करेंगे? क्या वो इशू है? कुल मिलाकर के इस साल में हम 3000 जनऔषधि केंद्र खोलना चाहेंगे। वो 3000 जनऔषधि केंद्र हर प्रदेश में हमको खोलना पड़ेगा, यानी हर प्रदेश में 100, 150, 200 हम जनऔषधि केंद्र खोल सकेंगे। यानी हर प्रदेश में जहां मैं बता रहा हूं, हर प्रदेश में जहां जिला अस्पताल होगा वहां यदि एक जनऔषधि केंद्र खोलेंगे, वहां के गरीब जो मरीज आते हैं
उनको उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। और PSUs के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जो IDPL और HAL ये दोनों को रिवाइव करने का हमने प्लान बना चुके हैं और इसको रिवाइव करेंगे। और KAPL वो प्रॉफिट में है। BCPL का यानी बंगाल का जो हमारा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड है, फार्मा लिमिटेड है, PSU है, वो उसका सेल्स पिछले 2 साल में 3 गुना बढ़ चुका है। IDPL 20 साल में पहली बार इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर चुकी है IDPL। और RDPL जो है वो RDPL का भी हम नहीं, IDPL उत्तरांचल में है, IDPL गुड़गांव में है, IDPL हैदराबाद में है, IDPL का कई प्लांट्स हैं। तो कुल मिलाकर के IDPL नुकसान में था, अभी वो इस साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ चुकी है। और वैसे ही RDPL का भी हम ताकत बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है RDPL भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करेगी। और जो फार्मा के 5 PSUs हैं, वो पांचों PSUs को हम बरकरार रखेंगे। अभी उसको रिवाइव करेंगे। अभी कई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ चुके हैं। सबको हम प्रॉफिट मेकिंग PSUs करेंगे, किसी को नहीं बंद नहीं करेंगे। यह आश्वासन मैं इस सदन को दे रहा हूं। और जो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ मौजूद है, तो ये दोनों संस्थाओं के द्वारा सभी फिजिशियंस को, सभी डॉक्टर्स को हमने सर्कुलर भी भेजा है, प्रार्थना भी किया है, वो प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक में लिखे। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्रिप्शन को जहां तक संभव है, एज फार एज पॉसिबल, ये फ्रेज को यूज किया है। इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको अनिवार्य करे, इसको मैंडेटरी करे, यानी जेनरिक में लिखने का प्रिस्क्रिप्शन को। ये आग्रह हमने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय को किया है। मुझे लगता है हमारे इस प्रयास से हम कामयाब भी होंगे। और दूसरा, हमने ये भी एक रूल्स में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भी ब्रांडेड का नाम लिखेंगे उसका इक्विवेलेंट जेनरिक दवाई देने का एक अधिकार उस फार्मासिस्ट को मिले, उस दवाई दुकानदार को मिले। ये भी हमने कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपको हम बता दें, सारे डॉक्टर्स ने अपने नर्सिंग होम में एक दवाखाना खोल रखा है। आप किसी की भी डॉक्टर कहते हैं, और वो उनका प्रिस्क्रिप्शन की दवा उसी दवाखाने में मिलेगी। तो आप जब उन्हीं का दवाखाना, वही डॉक्टर हैं, तो आप कहाँ से कह देंगे कि तुम दवा जेनरिक इसमें दे दो या जेनरिक लिख दो? आप कैसे करेंगे, यही आप बता दीजिए दोनों। देखिए, अभी इसमें हमें 3 हिस्सों में सोचना पड़ेगा। जो प्रदेश सरकार मुफ्त में दवाइयां मुहैया कर रहे हैं, नंबर 2, 1 मिनट सुनिए, no, let him. Agreeing with the recommendation to advise the physicians and surgeons to prescribe the generic and low-cost medicines. This is the complication still before the Ministry of Health, and Medical Council of India is not eager to respond to that. Explaining that is a bigger complication that shall be attended to. Okay, that's what he said. Sir, there can be only 2 ways. Now you don't yield. Otherwise, sir, I am not yielding. There can be only 2 ways. I am taking the entire house into confidence that number 1, through Medical Council of India, we make it mandatory. And secondly, that we also bring in rules where the pharmacists can give in substitute generic medicines. I think both are on the anvil. I am hopeful very soon we are going to achieve it.
And Naresh Agrawal ji has raised a very important issue. यानी सभी अस्पताल वालों ने, प्राइवेट अस्पताल वालों ने एक दवाई का दुकान शुरू किया है, खोल के रखा है, तो इसको हम बंद नहीं कर सकते. It is their right, they can start, but at the same time, if there is a generic substitute, then that poor patient can go wherever the generic medicine is available and take that. And by and large, entire BPL patients and above poverty line patients who are less than the middle income group, they usually go to government hospitals where, as already I have told, more than 17 states have declared are running free medical treatments courtesy National Health Mission. And हमने ये सारे विषयों में एक कोड ऑफ कंडक्ट लाने की भी कोशिश कर रहे हैं. We are working for a uniform code for pharma marketing practices to stop the unethical practices. Actually, we had made it voluntary for a year. It is not working fully. Therefore, we are contemplating to make this uniform code for pharma marketing practices a mandatory one. When we make it mandatory one, I think it will be applicable to all the pharma companies. More than 10,000 pharma companies are there. It's a sunrise industry, as many of the members said here, that we are exporting to more than 200 countries. The turnover is 2 lakh crore rupees, and we are consuming 1 lakh crore rupees worth of medicines. But in that, 15% of the medicines, they come under price control. Rest is not yet under the price control. Therefore, I see that in one hand we go ahead with the price control more rigorously, and secondly, Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana, a vision of Prime Minister Narendra Modi, which he has said that in each of the block there should be a generic medicine outlet. I think that is the ultimate solution to make available affordable medicines to the people at large. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you. Now.